देखिए टॉपिक का नाम है आर सर्किट्स। आर सर्किट्स को कैसे सोल्व किया जाए। देखो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स के पीछे जो साइंटिस्ट था उसका नाम था किरचॉफ। किरचॉफ जैसे कि ना आप मैकेनिक्स में सिर्फ न्यूटन के बारे में पढ़ते रहे, तो अभी इलेक्ट्रोडायनामिक्स में किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? किरचॉफ के बारे में। जितने भी सर्किट्स था, सर्किट्स के बारे में उसने जो बताया, मेन साइंटिस्ट किरचॉफ ही था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो साइंटिस्ट था मेन, वो था फैराडे, ठीक है ना। और अभी इसमें कौन है बताइए? किरचॉफ है। किरचॉफ से मतलब मेन साइंटिस्ट हम किसको बोल रहे हैं? जिससे इंस्पायर होकर बाकी साइंटिस्ट ने भी काम किया। बाकी और भी साइंटिस्ट हैं वैसे तो, व्हीटस्टोन ब्रिज है, फिर वो क्या करता है, उससे इंस्पायर होकर किया उसने। वो जो सर्किट्स वगैरह जो सोल्व करना, उसी सर्किट्स पे फर्दर वर्क किया होता उसने, ठीक है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज ने। इसी प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मेन तो फैराडे था। लेंज बाद में आया है, उसने उससे इंस्पायर होकर उसी चीज को आगे एक्सटेंड किया है। हेनरी बाद में आया है, उसने उसी चीज को इंस्पायर आगे एक्सटेंड किया। तो मेन जो काम करने वाला था उसमें फैराडे था। अभी मेन जो साइंटिस्ट है वो किरचॉफ है। किरचॉफ ने क्या बताया सुनो आप। किरचॉफ देखो पहले तो किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे। किरचॉफ्स डबल एफ आता है इसमें, डबल एच और डबल एफ, किरचॉफ्स लॉज। इसके दो लॉज हैं, नाम पता है किसी को? देखो किरचॉफ का एक तो पहला नाम था किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल। किरचॉफ्स करंट लॉ, शॉर्ट फॉर्म में बताइए केसीएल। और दूसरा होता है बताइए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल। केसीएल और केवीएल दो नाम होते हैं। एक होता है केसीएल और दूसरा होता है बताइए केवीएल। ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जिसको केसीएल और केवीएल के बारे में ना पता हो, है ना, कि केसीएल क्या होता है, केवीएल क्या होता है। 12th का ये इतनी बेसिक चीज है मैं जो बताने जा रहा हूँ, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ये बात बच्चे को पता रहती है। अभी जो बताने जा रहा हूँ मैं, किसी को केसीएल और केवीएल के बारे में नहीं पता तो समझ लो इलेक्ट्रोडायनामिक्स खत्म है, कुछ भी नहीं आता इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। केसीएल क्या है पहले तो ये सुन लो, या उसने बताने में हिचकिचाना शुरू कर दिया मान लो, तो गया काम से, ठीक है। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि ये बेसिक बात है, हर किसी को पता होती है, ताकि आप इसको उतना ही ध्यान से सुनो कि इसके बिना तो फिर आप पढ़े ही नहीं। इसका मतलब केसीएल क्या चीज़ है, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है। किरचॉफ ने एक बात बताई कि जैसे मान लो कहीं पे सपोज, देखो पहले इसके बारे में बता रहा हूँ। मान लो कहीं पे जंक्शन है, एक जंक्शन का मतलब जहाँ मतलब जैसे ना वहाँ से 3-4 वायर्स निकल रही हैं इस तरीके से, आपस में जुड़ी हुई हैं। यहाँ से करंट I1 एंट्री कर रहा है, यहाँ से करंट I2 एंट्री कर रहा है, यहाँ से करंट I3 एंट्री कर रहा है, यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है I4, और यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है I5। तो एक होता है जंक्शन, एक होता है जॉइंट। फर्क है। जॉइंट क्या होता है कि दो वायर्स को बस बांध दिया, दो वायर्स का ही होता है जॉइंट तो बस, ठीक है ना, ये जॉइंट है। और एक होता है जंक्शन। जंक्शन क्या होता है बताइए? जहाँ पे दो से ज़्यादा वायर्स निकल रही हो जिस पॉइंट से, उसको बोलते हैं जंक्शन। ये जंक्शन है यहाँ पे, जैसे रेलवे जंक्शन, मतलब जैसे ये हिसार वाला जो ना, हिसार ये रेलवे जंक्शन है, नॉर्मल स्टेशन ही है ये, क्योंकि यहाँ से कई शहरों के लिए ट्रेन जाती है। आप दिल्ली चले जाओ, आप चंडीगढ़ चले जाओ, आप भिवानी साइड चले जाओ, मतलब कई अलग अलग शहरों के लिए जो ना यहाँ से मतलब जो है ट्रेन जाती है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी ना ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से कई सारी वायर्स निकल रही है, ठीक है। तो ये एक जंक्शन हुआ। तो इस जंक्शन में इनकमिंग करंट है 3, I1, I2, I3 जो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, इसलिए मैं इनको इनकमिंग करंट बोल रहा हूँ। और जो इस जंक्शन से दूर जा रहे हैं वो दो करंट हैं, एक है I4 और एक I5, ये दोनों दूर जा रहे हैं इससे जंक्शन से, तो इनको आउटगोइंग करंट बोल रहा हूँ मैं। तो जितना इनकमिंग करंट होता है उतना ही हमेशा आउटगोइंग करंट होगा, यानी कि टोटल इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। टोटल इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। इंपॉर्टेंट बात है, यही है केसीएल, ठीक है ना। यहां पर जितना इनकमिंग करंट होगा उतना ही आउटगोइंग करंट होगा, जितना इनकमिंग करंट होगा उतना ही आउटगोइंग करंट होगा। बाद में टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में। ये केसीएल यही होता है। कोई बोलते ना केसीएल क्या होता है, तो आप बोलते हैं टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट।
कोई कहता है कि इनकमिंग करंट कहाँ पे इनकमिंग करंट, कहना है कि जंक्शन की तरफ, अगर दो तीन चार वायर हैं एक जंक्शन से जुड़ी हुई हैं सारी, तो उस जंक्शन की तरफ जितना करंट आएगा उस जंक्शन से उतना ही करंट जाएगा। जंक्शन वर्ड बीच में याद रखना, जंक्शन वर्ड आता है इसमें, और इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट आता है तो इक्वल होते हैं, बस यही होता है केसीएल। अच्छा इसका रीजन क्या है, इसका रीजन देखो सीधा जैसे समझ में आता है। देखो यहाँ पे मैं इसका रीजन समझा रहा हूँ आपको। देखो अगर आपसे कोई पूछे कि यार ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे लॉजिक बताओ, इसके पीछे है क्या लॉजिक समझा रहा हूँ मैं क्या है। इसके पीछे लॉजिक सुन लो क्या। अब देखिए आपसे कोई पूछे कि लॉजिक बताओ, तो आप पता क्या बताना कि मान लो यार यहां पे जो है ना ऐसा है, ठीक है, यहां पे करंट जा रही है 2 एम्पियर का करंट है, यहां पे 4 एम्पियर का करंट है। अब बाहर निकल रहा है यहाँ पे 1 एम्पियर, तो यहाँ से कितना करंट बाहर निकलेगा, पेपर में तो ये पूछता है। यहाँ से 2 जा रहा है, 4 जा रहा है जंक्शन की तरफ, 1 बाहर निकल रहा है, तो यहाँ से बताओ पहले तो कितना बाहर निकलेगा, 5 बाहर निकलेगा। क्यों निकलेगा 5? इनकमिंग 6 है यार, इनकमिंग 6 तो आउटगोइंग 6 होना चाहिए। तो आउटगोइंग यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आउटगोइंग कितना होना चाहिए, 5। बता सकते हो, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा इसमें, तो इनकमिंग दे देगा आउटगोइंग पूछ लेगा, है ना। अच्छा अब सुन लो, इसमें इसका लॉजिक ये किया, देखो एम्पियर का मतलब होता है कि 2 कूलम पर सेकंड, इस वायर से 2 कूलम पर सेकंड आ रहा है, और ये 4 एम्पियर का मतलब क्या है, 4 कूलम पर सेकंड आ रहा है इस वायर में से। तो जंक्शन की तरफ टोटल कितना चार्ज आ रहा है 1 सेकंड में, 6 कूलम। जंक्शन के पास टोटल चार्ज कितना है पर सेकंड, 6 कूलम। तो यार जंक्शन पे ना चार्ज इकट्ठे होने की कोई जगह तो है नहीं, वहाँ पे कोई जगह तो है नहीं कि चार्ज इकट्ठा होता रहेगा। तो यार वहाँ से तो निकलना ही पड़ेगा चार्ज को, जगह ही नहीं है जब। समझ आ रही है बात आपको। तो यहाँ पे इसके अंदर बाहर भी तो फिर ये 1 कूलम पर सेकंड जा रहा है, यहाँ से 5 कूलम, यानी 6 कूलम पर सेकंड जाएगा बाहर जंक्शन से जो अवे जाएगा। अगर जंक्शन की तरफ जितना आ रहा है, अब मान लो 1 सेकंड के लिए यार, मतलब मान लो कि जो रेलवे में ये रूल बना दिया कि भी स्टेशन पे कोई गाड़ी, जंक्शन पे कोई गाड़ी नहीं खड़ी होगी ट्रेन की, कोई ट्रेन नहीं खड़ी रहेगी, जो भी ट्रेन आई अपने चुपचाप निकले। मतलब कोई उधर से आई है उसको जाना है फटाफट निकले, यहाँ पे 1 सेकंड के लिए भी नहीं खड़ी रहे, मतलब बस फटाफट अपनी मतलब जो सवारियाँ चढ़ाई और फटाफट निकलो बस। कहने का मतलब वहाँ पे आप जब भी देखते हो वहाँ पे कोई ट्रेन ही खड़ी हुई नहीं दिखती, क्योंकि वो आती है तो तुरंत निकल लेती है थोड़ी देर में। अब मुझे एक बात बताओ, अब अपना जो रेलवे जंक्शन है उसकी तरफ जितनी गाड़ियाँ आई उतनी तो जाएंगी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आई तो 5 चली गई 6, ऐसा हो सकता है? एक ट्रेन कहाँ से मतलब जो है आगे, फिर वो आई 5 तो गई 6, ऐसा हो ही नहीं सकता। आई 5 तो गई 5, और आई 5 गई 4, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि खड़ी तो वहाँ पे खड़े रहना तो अलाउड ही नहीं है। इसी प्रकार ऐसे ही यहाँ पर भी ये जो जंक्शन है यहाँ पे चार्ज तो इकट्ठा हो ही नहीं सकता। तो जितना चार्ज पर सेकंड आएगा उतना ही चार्ज पर सेकंड जाएगा, सिंपल सी बात है। इसलिए हम कहते हैं कि टोटल इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, दोनों बराबर होंगे। बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? बस हो गया ये तो। केसीएल के बारे में तो इतना ही था। अब केसीएल की जरूरत कहाँ पे पड़ती है, केसीएल की जरूरत अभी मैं ना इसका यूज करके दिखाऊंगा आपको क्वेश्चंस में, लेकिन केसीएल के बारे में इतना ही था। अबाउट द केवीएल, सुन लो केवीएल के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, पॉपुलर है बहुत। मैं केवीएल के बारे में ना एक बार, इसमें अभी समझ में थोड़ी देर में आएगा, ये पहले लिख लो ये क्या होता है। लिखो स्केलर सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप्स इन ए क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0। स्केलर सम of all potential drops in a closed loop is always 0। स्केलर सम हमेशा 0 के बराबर हो जाएगा। यही केवीएल, ये जो है ना, ये इसी फॉर्मेट में आप याद कर लो एक बार इसको। इससे समझ तो नहीं आया, यही समझाएंगे एक हफ्ते तक। अब 1 वीक तक चलेगा यही, समझ रहे हो बात को। केवीएल ही इसको अप्लाई करना सीखेंगे हम। ये लाइन जो है ना ये 50 बार रिपीट होगी अभी तो। अभी लिख लो बस। अभी मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा ना तो उसमें बार बार मैं करके दिखाऊंगा। भाई देखो पोटेंशियल ड्रॉप ले रहे हैं, उन सब का स्केलर सम कर रहे हैं,
और क्लोज लूप ले रहे हैं और वो जीरो आ रहा है, बार बार करेंगे हम उस चीज़ को। अभी लिख लो बस, क्या कह रहे हो? तो मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा ना उसमें थोड़ी देर में, क्योंकि ये स्केलर सम किसकी कर रहे हो आप, या फिर क्लोज लूप ही क्यों ले रहे हैं, थोड़ी देर में ये बोलोगे, फिर जीरो कैसे आएगी और बता दो। अभी समझा दूं सब कुछ, सुन लो आप जो ना, इसको चुपचाप लिख लो एक बार, ठीक है ना। अभी इसका मतलब अभी समझ में आ जाएगा। वैसे पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो आप यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, तो सिर्फ वो पोटेंशियल डिफरेंस ही लिख देते हैं। ड्रॉप वर्ड क्यों यूज कर लिया, कर लो यूज पोटेंशियल डिफरेंस कर लो। ड्रॉप वर्ड का भी एक स्पेशल रीजन है, ठीक है ना। पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं हम लोग इसमें। चलो ये तो हम समझेंगे अभी थोड़ी देर में, है ना। अब सुन लो, अगला डिस्कशन कर रहे हैं। देखो यार, मान लो कि एक रेजिस्टेंस है आर का रेजिस्टेंस है। मैं ये जितनी बातें बताता जा रहा हूं ना, इन बातों को ना एक सिस्टमेटिक तरीके से आप मतलब जो ना इनको माइंड में सेट करते चले जाओ। आप देखना आप क्वेश्चंस कितना जल्दी करते हो। मेरा मानना है कि आप किसी टीचर से भी या मतलब बच्चों से तो खासकर जल्दी कर ही दोगे, या तो आपको आता नहीं होगा, आता होगा तो फिर बहुत जल्दी कर दोगे आप। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, फिजिक्स दिमाग में बैठ जाएगी, कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएंगे, क्योंकि ये मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मैं अपने जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स या सर्किट्स में जो पढ़ा रहा हूँ, ये किसी बुक में एज इट इज जिस तरीके से या किसी टीचर के नोट्स में या कहीं वीडियो में कहीं ऐसा नहीं मिलने वाला। क्यों? ये मैंने क्या किया है, मैं खुद हज़ारों क्वेश्चन सोल्व करने के बाद मतलब मैंने खुद सोचा कि भाई किस किस बात के ऊपर बेस्ड है और कौन सी बात कब कैसे क्या बतानी चाहिए, पहले कौन सी बात, दूसरी कौन सी बात। काफ़ी एनर्जी माइंड लगाने के बाद मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। और ये पूरा ना एक्सपेरिमेंटल है। इस चीज़ जो मैंने बनाया, इस चीज़ के ऊपर भी 12 सालों से एक्सपेरिमेंट चल रहा था कि ये चीज़ सही है कि नहीं है, बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बच्चों से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जब वो जो चीज़ थी, जब पता लगा कि हाँ जी सारे बच्चों को समझ में आ गया और सारे बच्चों को ने सारे क्वेश्चन सोल्व कर दिए, इसका मतलब तरीका कामयाब था पढ़ाने का, सीधी सी बात यही है, ठीक है। और उसे बच्चों से फाइनल पेपर में क्वेश्चन सोल्व हो गए, तो वो तरीका अडोप्ट किया जा रहा है, पूरा एक्सपेरिमेंटेड है ये वाला तरीका पहले से ही। आर का रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस क्या होता है, बस है ना, जहाँ पे मतलब रेजिस्टेंस का सिंबल है ये वाला, रेजिस्टेंस का सिंबल है ये वाला। आर का रेजिस्टेंस का मतलब आप क्या समझोगे, जैसे एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। होता क्या है कि जैसे मैंने कल की क्लास में आपको ये बताया था कि जैसे एक बैटरी ले लो आप, ये बैटरी के अंदर 2 प्लेटें लगा दी आपने जैसे, और यहाँ पे एक वायर ऐसे लगा दी। हम बीच में क्या करते हैं, एक बल्ब जोड़ देते हैं, और ये वाली जो कॉपर ये वायर है तो कंडक्टिंग है, इसमें इतना मतलब इलेक्ट्रॉन का अपोज नहीं होता वायर के अंदर जितना यहाँ पे अपोज। यहाँ पे लगा दिया टंगस्टन, बल्ब में क्या लगा दिया बताइए, टंगस्टन। टंगस्टन का मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का अपोज कुछ ज़्यादा ही होगा बहुत। तो सारी जूल हीटिंग जो इस वायर में होनी है ना, वो यहाँ पर ही हो जाएगी। जितनी भी जूल हीटिंग होनी होती है इस वायर में, वो कहीं और ना होके यही हो जाती है। वो आ रही है बात समझ में आपको? तो पूरी जूल हीटिंग जो भी होनी थी पूरी वायर में वो यही होगी। तो यहाँ पे यानी कि इलेक्ट्रॉन को ना इसी को क्रॉस करने में ताकत लगती है, बस यहाँ वायर में चलने में इतनी ताकत नहीं लगती उसको, जितना यहाँ इसको क्रॉस करने में जो एनर्जी लग जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ क्योंकि यहाँ से कोलिजन बहुत ज़्यादा होंगे इसके अंदर, क्योंकि अंदर टंक्शन लगा दिया, बहुत हैवी रेजिस्टेंस है, कॉपर से कई हज़ारों गुना ज़्यादा रेजिस्टेंस है इसका, ठीक है ना। तो ऐसे में ये एक रेजिस्टेंस है, बल्ब लगा दिया इसका रेजिस्टेंस है, या प्रेस लगा दिया आपने, प्रेस जो प्रेस नहीं करते, ठीक है ना कपड़ों को, या फ्रिज लगा दिया आपने, मतलब जहाँ जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, जो बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, कोई डिवाइस लगा दिया, एसी लगा दिया, पंखा लगा दिया। तो कहने का मतलब कोई डिवाइस मतलब रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे, ये क्या लगा हुआ है यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया मतलब बल्ब लगा हुआ है, ये सोच सकते हो आप, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। अब सुनो, इसमें से मान लो आई का करंट जा रहा है, कितना करंट जा रहा है इसमें से, आई का करंट को आई से डिनोट करते हैं। तो याद रखिए कि ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पर होगा, ये वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल पर होगा। ये ए पॉइंट है मान लो और ये बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो बी पॉइंट से ज़्यादा होगा, ठीक है ना। ए पॉइंट का ज़्यादा होगा, बी पॉइंट का कम होगा, और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी ए माइनस वी बी, ये हो जाएगा आई आर के बराबर। एक बात ये वाली याद करनी है, ठीक है ना, यहाँ पर ये आई आर के बराबर हो जाएगा। एक तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना, और दूसरा फॉर्मूला आपको ये वाला याद रखना है। ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। एक तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू आई आर, और एक होता है वी ए ग्रेटर देन वी बी। ए जो है ना वो बी से बड़ा हो जाएगा इस केस में, ए जो है वो बी से बड़ा होगा इस केस में, एग्जैक्टली। यहाँ पर अगर करंट इधर से जा रहा है मान लो इधर, ठीक है ना, तो बी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ए का पॉइंट का कम होगा। यार एक बात बताऊँ मैं आपको, जहाँ से करंट एंट्री करे ना वहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होता है, और जहाँ से करंट एग्जिट करे वहाँ पे पोटेंशियल कम होता है, ये बात याद रख लो बस। अगली बात यही है,
ये वाली बात याद करने वाली बात है कि जहां से करंट एंट्री करे पोटेंशियल ज्यादा, जहां से करंट एग्जिट करे पोटेंशियल कम। अच्छा अब सुनो, जब इसमें से करंट जाएगा ना तो इसमें जूल हीटिंग भी होगी। जो जूल हीटिंग होगी ना वो आई स्क्वायर आर टी के बराबर हो जाएगी। टी टाइम है, आई करंट है, आर रेजिस्टेंस है। ये जूल हीटिंग का फॉर्मूला भाई, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द जूल हीटिंग। टी टाइम है यहाँ पे कितने टाइम, देखो जूल हीटिंग लगातार होती रहेगी ना। जे एच का मतलब है जूल हीटिंग, जे एच का मतलब क्या है, जूल हीटिंग है यार। मतलब पता है क्या, सुनो जूल हीटिंग तो लगातार करना चाह रहा है, जूल हीटिंग तो लगातार हो रही है ना। कोई ये थोड़ा नहीं कह सकता टोटल जूल हीटिंग कितनी हुई। आपको अगर टोटल पूछे तो टाइम बताओ, कितने टाइम के अंदर बतानी है, क्योंकि लगातार हो रही है वो तो। समझ आ रही है पता आपको, आई स्क्वायर आर रेजिस्टेंस है, आई करंट है, ये चीज़ एक बार याद कर लो आप। और एक होता है रेट ऑफ जूल हीटिंग, पर सेकंड कितनी जूल हीटिंग हो रही है। एक होती है रेट ऑफ जूल हीटिंग, आर जे एच लिख दो, रेट ऑफ जूल हीटिंग, या थर्मल पावर भी बोल देते हैं इसको, पी थर्मल बोल देते हैं, और पी थर्मल, थर्मल पावर मतलब ये होती है आई स्क्वायर आर के बराबर। टी नहीं लगेगा बस इसमें, हाँ जी क्या नहीं लगेगा इसमें, टी। ये होता है रेट ऑफ जूल हीटिंग। यहाँ पे ये रेट ऑफ जूल हीटिंग है, फॉर्मूला होता है रेट ऑफ जूल हीटिंग का आई स्क्वायर आर। मतलब पर सेकंड कितनी जूल हीटिंग हो रही है यार, पर सेकंड कितनी जूल। आप मैंने ना बोर्ड पे अभी ये 4 बॉक्सेस बनाए हैं, ये चारों के चारों बॉक्सेस अभी और इसी वक्त याद होने चाहिए आपको। चारों के चारों बॉक्सेस अभी और इसी वक्त याद कर दो आप। क्या क्या बताया सुन लो, आर के रेजिस्टेंस में से अगर आई का करंट जा रहा हो तो जहां से करंट एंट्री करेगा वहां पे पोटेंशियल ज्यादा, जहां से एग्जिट करेगा पोटेंशियल कम। एक मैंने बताया कि यहां पे ना वी ए माइनस वी बी आई आर के बराबर हो जाएगा, और एक मैंने बताया जूल हीटिंग की वैल्यू आई स्क्वायर आर टी होगी, एक मैंने बताया रेट ऑफ जूल हीटिंग आई स्क्वायर आर हो जाएगा। ये चारों फॉर्मूले याद करने अभी इसी वक्त। पर सेकंड इसमें से रेजिस्टेंस में से कितनी हीट एनर्जी बाहर निकल रही है, एक सेकंड में कितनी हीट एनर्जी बाहर निकल रही है, वो है ये। तो टी टाइम में मल्टीप्लाई बाय टी कर दिया, इसी को मल्टीप्लाई बाय टी करोगे आ जाएगा आपके पास। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई शक। बढ़े आगे, अब सुन लो जी अगली बात। मान लो देखो एक बैटरी का सिंबल जो है ऐसा होता है, ये बैटरी का सिंबल है यार, ये वायर लगी है, बैटरी है, इसमें ना एक प्लेट छोटी बनाई जाती है, एक प्लेट बड़ी बनाई जाती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि बैटरी की एक छोटी प्लेट होती है, एक बड़ी होती है, दोनों बराबर साइज की भी हो सकती हैं। इसका मतलब ये है कि एक का पोटेंशियल कम है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब ये है इसका पोटेंशियल कम है, इसका पोटेंशियल ज़्यादा है। तो पोटेंशियल कम है इसलिए हम इसको ना छोटा बना रहे हैं इसको, और इसको बड़ा बना रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, इसमें कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। अगर इसमें से अगर किसी सर्किट में जुड़ी हुई है, सर्किट का मतलब क्या होता है, एक क्लोज लूप है, वायर्स वगैरह, उसमें बैटरी एक रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ दिए, ठीक है ना। तो और वो लूप बन रहा है, करंट चल रहा है उसमें, तो उसको बोलते हैं सर्किट। तो जो सर्किट में ये बैटरी जुड़ी हुई है, इस सर्किट के अंदर जो है ना, मान लो इसमें से पॉजिटिव वाली प्लेट में से आई का करंट निकल रहा है, ऐसे आई का करंट बाहर निकल रहा है इसमें से, ठीक है ना। तो ये आई का करंट ऐसे जा रहा होगा ना इसमें से ऐसे, तो इसमें से ना ऐसे पॉजिटिव वाली प्लेट में से बाहर निकल रहा है। तो अगर इसमें से बाहर निकल रहा है तो हम ये बोलेंगे कि बैटरी की जो पावर है वो प्लस ई आई के बराबर हो जाएगी, पावर प्लस ई आई। और हम ये कहेंगे कि ये बैटरी डिस्चार्जिंग मोड में है, डिस्चार्जिंग मोड में है ये बैटरी, ठीक है ना, डिस्चार्जिंग मोड में। यार इसकी ना इसका क्या, इसका ईएमएफ है। ईएमएफ का मतलब क्या होता है, कितने वोल्टेज की बैटरी है ये। तो सर वोल्टेज और ईएमएफ में क्या फर्क होता है यार, वोल्टेज को ईएमएफ बोल देते हैं अगर आइडियल बैटरी हो तो। देखो एक होता है ईएमएफ, सुनो मैं फर्क बताता हूँ आपको, ई फॉर ईएमएफ, ईएमएफ, और एक होती है वोल्टेज। देखो वोल्टेज दो चीजें हैं, मैं फर्क बताता हूँ क्या है। आप मार्केट से एक बैटरी खरीद के लेके आए, वो 80 वोल्ट लिख रखा था उस पर, कितना लिख रखा था उस पर, 80 वोल्ट। लेकिन जब उसको सर्किट में जोड़ते हैं ना तो 80 वोल्ट की तरह काम नहीं करती, वो काम करती है 78 79 वोल्ट की तरह, कम की तरह। क्योंकि ना
थी तो 80 वोल्ट की, लेकिन जैसे ही जोड़ेंगे ना तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से उसने उसकी वोल्टेज जो है ना कम वोल्टेज की तरह काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस था। तो वो जो 78 79 है वो तो क्या है, उसकी वोल्टेज है, और 80 क्या है उसका ईएमएफ है जो उसके ऊपर लिखा हुआ है। जो वास्तव में जोड़ने से पहले जो पोटेंशियल डिफरेंस था प्लेटों के बीच में, किसी सर्किट में जोड़ने से पहले जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ईएमएफ। और किसी सर्किट में जो, जैसे कि ना एक सेल है, अब मार्केट से 1.5 वोल्ट का एक सेल खरीद के लेके घड़ी में डालने के लिए, उसके अंदर 2 प्लेट्स हैं मान लो, वो जो दोनों प्लेट्स हैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1.5 वोल्ट, तभी तो 1.5 लिख रखा है उस पर। लेकिन जब आप उसको जोड़ोगे ना तो जोड़ते ही पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। कितना हो जाएगा, 1.4 हो गया मान लो। तो 1.4 वोल्ट क्यों हुआ, पहले तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, उसका खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो इतना अच्छे से वर्क कर नहीं पा रहा है। समझ आ रही है बात आपको? तो यानी अब वो 1.4 क्या उसकी वोल्टेज है, और उसका ईएमएफ अभी भी 1.5 है। फर्क समझ में आ गया आपको? अच्छा, अगर आइडियल बैटरी होगी ना तो ईएमएफ और वोल्टेज दोनों बराबर होते हैं। आइडियल बैटरी में तो अगर 1.5 वोल्ट का लेके आए सेल तो 1.5 की तरह ही काम करेगा वो तो, क्योंकि आइडियल है, उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। आइडियल बैटरी क्या होती है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो, 0। समझ आ रही है बात आपको? वो जितने वोल्ट उसमें लिख रखा वो उतने वोल्ट की तरह काम करेगी, वो 100 वोल्ट लिख रखा 100 वोल्ट की तरह काम करेगी वो, ठीक है ना। और अगर रियल बैटरी हुई, आइडियल नहीं हुई, रियल हुई, आइडियल बैटरी कोई एग्जिस्ट नहीं करती दुनिया में। अगर रियल बैटरी हुई तो रियल बैटरी क्या करेगी, 100 वोल्ट तो उसके ऊपर लिख रखा है, तो गलत नहीं लिख रखा है तो वो 100 वोल्ट की, लेकिन वो जोड़ते ही वो कितने ही काम करेगी, कितने की तरह काम करेगी, 97 98 ऐसे काम करेगी वो, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। लिखो इस बात को, लिखो ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। लिख लो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ बैटरी when it is not connected, when it is not connected in a circuit। ये तो क्या ईएमएफ। और वोल्टेज क्या होता है बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ बैटरी when it is connected in a circuit। ठीक है, फर्क समझ में आ गया क्या यार? अच्छा, आइडियल बैटरी के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, 0। लिख लो इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर आइडियल बैटरी 0। इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर आइडियल बैटरी 0। अच्छा, एक और बात बताओ, आइडियल बैटरी के लिए ईएमएफ और वोल्टेज बराबर होते हैं, लिख लो आप इस बात को। फॉर आइडियल बैटरी E इक्वल टू V होता है, फॉर आइडियल बैटरी E इक्वल टू V होता है। हाँ जी, बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? अच्छा, एक बात बताऊँ आपको, मान लो कि बैटरी इस तरीके से इस मोड में है, इसमें से करंट एंट्री कर रहा है, ईएमएफ है और इसमें से आगे करंट एंट्री कर रहा है, तो ऐसे केस में उसकी पावर हो जाएगी -EI। ठीक है, वो चार्जिंग मोड होगा, बैटरी चार्ज हो रही है, इसका मतलब है चार्जिंग मोड है। ये दोनों चीजें भी याद करो यार, ये जो ना बोर्ड पे लिखा हुआ है ये भी याद करना आपको। ठीक है, ये ना मतलब सर्किट्स जब सोल्व करेंगे ना उसमें जरूरत पड़ेगी इन सारी बातों की। बैटरी की पॉजिटिव वाली प्लेट में से करंट निकल रहा है Y का, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी बताइए, +EI। ठीक है ना, E क्या है यहाँ पे, EMF। सर EMF की फुल फॉर्म क्या है? EMF की फुल फॉर्म तो ना फुल फॉर्म पे मत जाओ, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म हमेशा कंफ्यूज करती है। E इसका EMF है, P मतलब पावर। पावर मतलब क्या होता है, पर सेकंड ये कितनी एनर्जी बाहर निकल रही है इसमें से, पर सेकंड बैटरी कितनी एनर्जी दे रही है, कितनी एनर्जी इसकी कंज्यूम हो रही है बैटरी में से।
अगर बैटरी का जो ईएमएफ है ना और उसमें से जो करंट निकल रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये पता लग जाएगा पर सेकंड बैटरी में से कितनी एनर्जी बाहर निकल रही है। सीधी सी बात ये है, ठीक है। और यहाँ पे ना, यहाँ पे चार्ज हो रही है बैटरी, पर सेकंड बैटरी में कितनी एनर्जी जा रही है। और ई क्या यहाँ पे, ईएमएफ। ई क्या यहाँ पे, ईएमएफ इज लाइक वोल्टेज। ईएमएफ वोल्टेज को बस ऐसा समझो, ईएमएफ मतलब ये आइडियल बैटरी है, आइडियल बैटरी है तो वही ईएमएफ हो जाएगा, वही वोल्टेज हो जाएगी, ठीक है ना। और हाँ जी बोलो, फुल फॉर्म बता रहा हूँ। फुल फॉर्म मैंने अभी तक क्यों नहीं बताई है, क्योंकि ना फुल फॉर्म हमेशा कंफ्यूज कर रही है इसकी फुल फॉर्म ऐसी है जिसमें बच्चा ना मतलब कंफ्यूज होता है। ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बच्चों को लगता है कोई फोर्स है ये, और रियल बात ये है कि ये कोई फोर्स है ही नहीं। ये तो जो है ना, ये तो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है ये तो। इसका जो इसलिए नाम पे मत जाओ, ठीक है, क्योंकि मैंने बच्चों से एक दिन पूछा कि फोर्सेज के नाम बताओ, एक तो उसने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बता दिया रामखोर ने, बोला ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सर अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स थोड़ी ना है, ये तो एक वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं। तो क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए इसको ईएमएफ, बस ईएमएफ को समझो वोल्टेज ही है बस। ये ऐसी आइडियल वोल्टेज, मतलब जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है तब की वोल्टेज है ये। और रियल बैटरी के केस में चाहे ईएमएफ बोल दो चाहे वोल्टेज बोल दो, एक ही बात है। आइडियल बैटरी में तो, आइडियल बैटरी की बस फर्क है, लेकिन है ना बिल्कुल वोल्टेज नहीं का है, वोल्टेज और ईएमएफ में हल्का सा फर्क है। पता है ना आपको क्या फर्क है? एग्जैक्ट वोल्टेज की हाईएस्ट वैल्यू, ये भी बोल सकते हो। या जब वो बैटरी कनेक्टेड नहीं है तब की जो ईएमएफ, वोल्टेज पता है जुड़ते ही थोड़ी कम हो जाती है यार वोल्टेज। जब वो जुड़ी नहीं थी ना सर्किट में तब जो वोल्टेज थी उसको ईएमएफ बोलते हैं हम लोग। लेकिन जब वो जुड़ी हुई है तो वोल्टेज थोड़ी कम होगी, और उस कम हुई वैल्यू को तो वोल्टेज बोल लेंगे उसको, लेकिन ईएमएफ नहीं बोल सकते, ठीक है ना। अब 100 वोल्ट की बैटरी लेके आए, जोड़ते ही 98 की होगी वो। अब उस 98 को ईएमएफ थोड़ी ना बोल सकते हो, 100 को बोल सकते हो ईएमएफ तो। लेकिन वोल्टेज 100 को भी बोल सकते हो और 98 को भी बोल सकते हो। वोल्टेज 100 को भी बोल सकते हो, 98 को भी बोल। वोल्टेज तो कम बनने में थोड़ी देर में और घट गई, उसकी 97 होगी तो भी कोई बात नहीं, वोल्टेज बोल देंगे उसको, लेकिन उसको ईएमएफ नहीं बोल सकते। ईएमएफ तो जब वो जुड़ी हुई नहीं थी, जब वो जुड़ी हुई नहीं थी तब जो वोल्टेज थी उसको बोलते हैं ईएमएफ। करंट देखो कहीं कहीं सर्किट्स में ना इस तरीके से करंट जाता हुआ दिखेगा, कहीं कहीं ऐसे भी जाता हुआ दिखेगा। क्यों दिखेगा, कैसे दिखेगा, वो बाद में बताऊंगा मैं। अभी तो ये समझो कि अगर कहीं सर्किट में ऐसा दिख जाए ना, ये डायग्राम दिख जाए जिसमें बैटरी में से ऐसे करंट निकल रहा हो पॉजिटिव वाली प्लेट में से, तो ये समझ लेना कि वो बैटरी ना डिस्चार्जिंग मोड में है और उसकी पावर वो पर सेकंड एनर्जी बाहर निकल रही है प्लस EI की। और बैटरी के अंदर अगर आई का करंट जा रहा है, अंदर एंटर कर रहा है, तो ये समझ लेना वो बैटरी चार्ज हो रही है, चार्जिंग मोड में है। और उसके लिए पावर उसकी नेगेटिव लिख देते हैं हम लोग। पावर नेगेटिव इसलिए लेते हैं क्योंकि वो सर्किट कुछ दे नहीं रही, वो सर्किट से ले रही है एनर्जी। जो ले रहा है वो नेगेटिव में और जो दे रहा है वो पॉजिटिव में, ठीक है ना, कहीं कंट्रीब्यूट तो कर नहीं रही, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपको? कोई शक है किसी को इस बात में? यहां तक आगे बढ़े क्या? अब सुनो, अब सर्किट्स पे आता हूं मैं डायरेक्ट। हम लोग ना 1 वीक तक तो सर्किट्स पे ही रहेंगे, अब लगातार सर्किट से क्वेश्चन लगातार सोल्व करते रहेंगे। लेकिन सर्किट्स के अंदर एक तो इन चीज़ों की बार बार जरूरत पड़ेगी। हाँ जी, सर्किट्स में इन चीज़ों की बार बार जरूरत पड़ेगी जो मैंने अभी बताई है, ठीक है। अब सुन लो अगली बात, सर्किट्स को सोल्व करने के लिए 4 स्टेप्स हैं किसी भी सर्किट सोल्व करने। मैं पहले वो 4 स्टेप्स लिखवा रहा हूँ, फिर सर्किट्स की क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे आएंगे हम लोग। लिखिए आप, स्टेप्स टू सोल्व द क्वेश्चंस ऑफ सर्किट्स। स्टेप्स टू सोल्व question of circuits। सर्किट के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, गिव साइन टू द बैटरीज। अभी समझ नहीं आएंगे, लिख लो। गिव साइन टू बैटरीज, बैटरीज को साइन दो भाई। स्टेप नंबर 2, कंसिडर ए वर्किंग बैटरी एंड मेक फ्लो ऑफ करंट। Step number 3, give sign to resistances।
स्टेप नंबर 4, अप्लाई केवीएल। केवीएल अप्लाई करना। अप्लाई केवीएल, ठीक है। ये 4 स्टेप्स हैं, ये चारों स्टेप आप लिख लो। अब मैं इनको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ इन चारों स्टेप्स को, ठीक है। सुन आप, एक क्वेश्चन है करके दिखाना जरा, मैं करता हूँ इसको। ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 60 वोल्ट की बैटरी है। 30 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 वोल्ट की बैटरी है। 20 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 40 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। ये एक लूप दिया हुआ आपको, एक लूप दे दिया। ये पूछा इस लूप में कितना करंट चलेगा, इस लूप पे करंट कितना चलेगा। देखो मेन मुद्दा होता है करंट निकालने का। आपको देखो अभी आज की क्लास में मेन तो करंट निकालना सिखाऊंगा। देखो आपको, देखो अभी ना जाते हुए आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ये 10
हाँ जी, ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना? आगे बढ़े। सर एक और वो बात बताना, अगर माइनस का आ जाता तो माइनस का देखो, अभी आपने ये एक सिंगल लूप का क्वेश्चन है, सिंगल लूप में करंट हमने कैसे मान रखा है सोल्व करने से पहले, क्लॉकवाइज मान रखा है ये, और माइनस आ जाता, तो इसका मतलब आंसर तो -3/2 एम्पीयर आता, तो आंसर करंट तो 3/2 एम्पीयर ही चलेगा, लेकिन वो क्लॉकवाइज नहीं चलेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। इसका मतलब ये है। आगे बात समझ में आपको? बढ़े जी आगे। एक क्वेश्चन करके दिखाना जरा, एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ और इससे अगला आपको करके दिखाना है। सुनो, डबल लूप का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? डबल लूप। हाँ जी, आप ना ऊपर ध्यान से सुनो इसके बारे में अभी एक बार, इस क्वेश्चन के बारे में सुनो आप ध्यान से। देखिए, पहला स्टेप क्या था? मैं चारों स्टेप्स की प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको। पहला स्टेप क्या था? गिव साइन टू बैटरीज, दो साइन दो, रेड कलर से दे दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बैटरी की एक प्लेट पड़ी, प्लस माइनस दे दिया। दूसरा स्टेप क्या था? पहले तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है कि हर ब्रांच में 3 ब्रांच है, यहाँ पे एक ब्रांच ये वाली है, दूसरी ब्रांच ये है, तीसरी ब्रांच ये है, 3 ब्रांच। इन तीनों ब्रांचों में करंट बताना है, क्वेश्चन ये है। पहले तो तीनों ब्रांचेस में करंट बताना है, किसमें कितना चलेगा। पहला स्टेप क्या था? गिव साइन टू बैटरीज। और क्या, सब में सेम थोड़ा चलेगा? सेम नहीं चलता, सब में अलग अलग चलेगा, तीनों ब्रांचेस में। अभी देखते हैं कितना चलेगा। पहला स्टेप क्या था? गिव साइन टू द बैटरी। दूसरा स्टेप क्या था? कंसीडर वर्किंग बैटरी। जो मन करे उसको बताओ। हाँ भाई, तुम बता दो। है 30 वाली, ये कह रहा है कि 30 वोल्ट को वर्किंग बैटरी मान लो, मान लिया भाई। इसको ना इसमें से आई का करंट निकाल दिया, आई का। अब इसके बाद 2 पार्ट बन रहे, तो एक में I1 जाएगा, एक में I2 जाएगा। नहीं सॉरी, एक में तो I1 भेज दो यहाँ पे, और एक में भेज दो I - I1। एक में भेज दिया I1 और इधर से घूम के ये वाला I1 इधर आ रहा होगा, तब तक ये I - I1 इधर से आ गया, इन दोनों का मिलन हुआ यहाँ पे, और फिर से I का करंट बन गया, और इस बैटरी के अंदर फिर से I चला गया। ये रूल है कि बैटरी में से जितना निकला है उतना एंट्री पक्का करेगा। समझ आ रही बात आपको? एक बच्चा बोला सर देखो, इस I1 का तो ये रास्ता लंबा है सर, और I - I1 का रास्ता छोटा है, तो सर I - I1 पहले पहुंच जाएगा, I1 बाद में पहुंचेगा सर, तो उसकी वेट कर लेगा यार, क्या दिक्कत है? पहली बात तो ये कि इनको पहुंचने में 1 सेकंड का करोड़वां हिसाब नहीं लगता, पहली बात तो ये। तो वो आप जो ना वो मेजरमेंट ही नहीं करते। अच्छा, तो मतलब मेन बात तो यही है। अच्छा, दूसरी बात, एक बच्चा बोलता है कि सर एक कन्फ्यूजन हो रहा है, बताओ भाई। सर देखो, इधर गया I1, ठीक है, इधर गया I - I1। अभी जो I - I1 को ना 2 रास्ते नजर आए सर, इस I - I1 का एक पार्ट इधर चला गया, एक पार्ट इधर चला गया, तो इधर से जो पार्ट आ रहा था और इधर से I1 आ रहा था वो टकरा गए सर यहाँ पे। अरे यार ऐसा नहीं होता यार, जिस ब्रांच में ऑलरेडी करंट हो ना आ रहा, उसमें तो करंट नहीं जाता, उसको पता है कि इसमें से कोई आ रहा है, ठीक है ना। ट्रेनें कभी टकराती थोड़ी ना है, पता होता है इस पटरी से ऑलरेडी एक ट्रेन आ रही है सामने से, तो यहाँ से अगर I1 आ रहा है ना इधर से, तो I - I1 इधर नहीं जाएगा, वो इधर ही जाना है, उसको दोनों को जुड़ के इधर जाना है। इसमें बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? ये करंट की ब्रांचिंग की है, सेकंड स्टेप में करंट की ब्रांचिंग करना होता है। तीसरा स्टेप क्या था? रेजिस्टेंस को साइन दो, प्लस माइनस, यहाँ से करंट गया प्लस माइनस, यहाँ से करंट गया प्लस माइनस, यहाँ से करंट गया प्लस माइनस, हो गया तीसरा स्टेप भी। चौथा स्टेप क्या बताइए, बोलो? 4th स्टेप क्या है? अप्लाई केवीएल। यहाँ पे ना कितने नोन है पहले तो ये बताओ? एक I है, एक I1 है, I - I1 तो फिर निकल आएगा, एक तो I है यहाँ पे, एक I1 है, ये दोनों निकालने हैं बस। तो 2 बार केवीएल अप्लाई, 2 अननोन है तो 2 बार केवीएल लगाना पड़ेगा, 2 अननोन है तो कितनी बार केवीएल लगाना पड़ेगा? 2 बार। पहली बार लगाओ आप, कहाँ से शुरू करो, कौन से लूप पे लगाओगे? देखो यहाँ पे ना बहुत सारे ऑप्शंस पॉसिबल हैं। एक केवीएल तो लगा सकते हो इस वाले लूप पे, क्लोज लूप पे ही लगता है वो, एक इस पे लगा सकते हो, 2, एक इस पूरे पे भी लगा सकते हो, 3,
भाई 3 ही ऑप्शन पॉसिबल हैं, 3 में से कोई भी 2 ऑप्शन जो आपको बेटर लगे वो 2 ऑप्शन ले लो आप, क्योंकि 2 बार तो केवीएल लगाना पड़ेगा। हाँ भाई कौन कौन से 2 बेटर लगते हैं तुम्हें? दोनों छोटे वाले, ठीक है। ये छोटे वाले लूप ले लेते हैं, एक छोटे वाला लूप ये ले लिया और एक छोटे वाला ये लेंगे। अभी पहले ये छोटे वाले लूप के अंदर बताओ कहाँ से शुरू करूँ मैं? आप जहाँ से कहोगे वहीं से शुरू कर देंगे। चलो पी पॉइंट से कर दिया, जरूरी नहीं होता कि पी से शुरू करो, यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, जहाँ पे ऐसा नहीं कोई पॉइंट गिवन है वहाँ से शुरू करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपने पी पॉइंट शुरू कर दिया। अच्छा अब केवीएल लगाते वक्त आप चाहे क्लॉकवाइज घूमो चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमो, आपके ऊपर है। ये नहीं कह सकते करंट उधर चल रहा है तो उधर की तरफ ही घूमना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बात बताओ, मैं ना या ऐसे घूम के ऐसे भी आ सकता हूँ या ऐसे घूम के ऐसे भी आ सकता हूँ, बताओ आपको क्लॉकवाइज घूमना पसंद है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमना पसंद है? एंटी क्लॉकवाइज घूमना पसंद है इसको, तो ये एंटी क्लॉकवाइज देखिए आप यहाँ से चले हम, बताइए रास्ते में आया माइनस, क्या लिखोगे बताइए? पहले प्लस, प्लस का 10 लिख दिया, फिर इधर गए क्या लिखोगे बताइए? -15 आई, फिर क्या लिखोगे बताइए? +30, फिर बताइए क्या लिखोगे आप? -5 आई इक्वल टू, सर ऐसे घूमने में और ऐसे घूमने में साइन का फर्क नहीं आ जाएगा सर? अरे नहीं आता है ना, नहीं आता, ठीक है ना। अब सुनो इसको सोल्व कर लो आप, इसको बाद में सोल्व करना है, आप दूसरी इक्वेशन और बना लो। हाँ भाई इस वाले लूप के ऊपर बनाते हैं इक्वेशन, इसमें बताओ भाई कहाँ से शुरू करूँ मैं? नीचे मतलब ये वाला, यहाँ से, ये कह रहा है भाई यहाँ से शुरू करो। अच्छा ये बताओ इस पॉइंट में मैं क्लॉकवाइज घूमूँ क्या एंटी क्लॉकवाइज घूमूँ? क्लॉकवाइज, इस बार जो क्लॉकवाइज घूमना पसंद है। चलो भाई क्लॉकवाइज घूमते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखोगे बताइए? प्लस का 30 I1 प्लस का 30, इसमें से चाह तो I1 रहा है यार, ये 30 किसने बोल दिया? प्लस का 3 I1, फिर बताओ क्या लिखूं? -20, फिर क्या लिखूं बताइए? प्लस का 10, फिर बताओ क्या लिखूं? प्लस का 2 I1, फिर बताओ क्या लिखूं? प्लस 30 इक्वल टू 0 करोगे यार, इक्वल टू 0 करोगे इसमें, इस सोल्व करो आप। 3 और 2 5 I1, 10 और 30 40, 40 में से 20 गया 20, प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। I1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? -4, नेगेटिव में आने दो कोई बात नहीं, इसको और सोल्व करो आप एक बार। बताइए क्या लिखोगे आप? 15 और 5 20, माइनस का 20 आई, फिर क्या लिखोगे बताइए? प्लस का 40 इज इक्वल टू, आई की वैल्यू आएगी यहाँ से 2 एम्पियर आ रही है भाई, प्लस की आ रही है, आने दो कोई बात नहीं। अब एक निकालना I - I1, क्योंकि एक ब्रांच में I - I1 भी जा रहा है, और यहाँ पे विद साइन पुट करोगे। अब आप यहाँ विद साइन पुट करोगे, आई की वैल्यू 2, फिर माइनस में -4 पुट करोगे, कितना आंसर आएगा था यहाँ पर? ये I - I1 जब निकालते हैं तो विद साइन ही पुट करते हैं जो आया है ओरिजिनल। अब सुनो, आप I - I1 आया है कितना? 6 एम्पियर। अब सुनो इस ब्रांच में कितना चला था? I1 हमारा नेगेटिव है, इसका मतलब इस ब्रांच में हमने करंट गलत मान रखा है, मतलब डायरेक्शन गलत मान रखी है। सुनो आप, अब इसका आंसर बता रहा हूँ क्या होगा। ये ऐसे दे रखा है, ये वाला लूप ऐसे बना रखा है, ये बना रखा है। इस ब्रांच में कितना करंट मान रखा है हमने? I1 ऊपर की तरफ, I1 आ रहा हमारा -4, इसका मतलब रियल में आंसर ये आएगा 4 एम्पियर इस तरफ चलेगा इस ब्रांच में। तो अच्छा इस ब्रांच में कितना है? I - I1 हमारा +6 आ रहा है, तो हमने सही डायरेक्शन मान रखी, इधर 6 ही चलेगा, ठीक है। इस ब्रांच में है I हमारा प्लस आ रहा है, प्लस का 2, ये 2 एम्पियर। करंट हमारा इस तरीके से चलेगा, 2 इधर से आएगा 4 इधर से आएगा, दोनों मिलकर 6 ऐसे जाएगा करंट। 2 इधर से आया 4 इधर से आया, यहाँ पे मिलन हुआ 6 और वो 6 इधर चला गया, फिर इधर 2 गया इधर 4 गया, फिर ऐसे ऐसे करंट जाता रहेगा। समझ रहे हो बात को? कोई डाउट है? ये आंसर है, फाइनल आंसर ये वाला इसका, ठीक है ना। ऑप्शन में ये बताएगा, पूछा है करंट किधर से किधर जा रहा है, ए से यहाँ पे ए पॉइंट बना देगा, ये बी पॉइंट बना देगा, ए से बी जा रहा है कि बी से ए जा रहा है। माइनस प्लस नहीं दे सकता, एक उसका वर्किंग बैटरी किसी बच्चे ने अलग माननी हो, एक का आंसर नेगेटिव आएगा एक आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। वो तो सारे बच्चों का आंसर नेगेटिव आएगा, ये किसने कहा? ये तो आपने कहा कि सर इसको वर्किंग बैटरी मान लो। किसको बनवाया था आपने? 30 को। किसी ने और कोई वर्किंग बैटरी मान ली तो उसके आंसर सारे उल्टे पुल्टे हो सकते हैं, लेकिन फाइनली वो यही जवाब देगा, डायग्राम यही वाला बनाएगा, फाइनल जो ड्रॉ करेगा वो यही करेगा। वो तो आ रही है बात समझ में आपको? वो गलत सबका अलग अलग नहीं हो सकता। अच्छा एक और बात सुनो, केवीएल मतलब जो है ना, मैंने एक चीज़ नोट की कि केवीएल क्यों समझ में नहीं आ रहा बच्चों को। मतलब मैं खुद भी, मैं बताऊं बात, जब मुझे टीचर्स ने पढ़ाया था मुझे समझ ही नहीं आया था केवीएल, ठीक है ना। केवीएल क्या, ये सर्किट ही नहीं सोल्व होते थे।
ठीक है ना। 1 महीने तक प्रैक्टिस तो नहीं क्या कराते रहे, 1 महीने तक समझ नहीं आया, तरह तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चलती रही। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, 3 दिन की छुट्टी थी, मैंने सारे मतलब लेके मैं बैठ गया, मतलब जब कि मैं 3 दिन यही काम करने वाला हूँ सर्किट्स पे। तो मैंने ये बात महसूस की यार कि जब तक मैंने 3 दिन में सीख लिया बहुत अच्छे सब कुछ, ठीक है, लेकिन मैंने एक बात महसूस की कि पहले तो करंट पे ही फोकस करना पड़ेगा, करंट किस डायरेक्शन में कितना चल रहा है। जब तक इस बात पे फोकस नहीं होगा ना, जब तक ये नहीं निकालना आएगा ना, तब तक तो कुछ भी नहीं आ सकता। अब सुनो, मैंने करंट निकालने के लिए एक स्पेशल डीपीपी बनाई है, करंट निकालने के लिए, ये 10 क्वेश्चंस की। अगर कोई भी स्टूडेंट है, मैं पूरे साल में सिर्फ इस डीपीपी के लिए ऐसा बोलता हूँ, बाकी किसी डीपीपी के लिए ऐसा नहीं बोलता मैं, कि ये वाली डीपीपी अगर कोई बच्चा नहीं करके लेके आता है, ठीक है, अभी मैं कराऊंगा, वैसे आप अभी तैयारी मत करो जाने की, ये जो है ना, अगर कोई बच्चा ये डीपीपी नहीं करके लेके आता तो मैं उसको क्लास में नहीं बैठने दूंगा, ठीक है ना, कल, चाहे सही चाहे गलत, ठीक है ना, क्योंकि इसके बिना कि कुछ समझ में आ नहीं सकता, इसकी प्रैक्टिस किए बिना। ये इस डीपीपी के लिए मैं ऐसा बोलता हूँ। एक बार आधी क्लास नहीं करके लेके आई थी, मैंने क्लास ही नहीं ली, क्लास उस दिन वो खत्म होगी, वो क्लास उस दिन। कहने का मतलब ये है कि आप जो ना इस वाली डीपीपी को सारे के सारे मैं खुद चेक करूंगा, पहली बात ये। दूसरी बात बच्चे के मन में ना, सारे बच्चे पता क्या बोलते हैं अगले दिन, सर आपने कल गलत पढ़ाया था। मैं क्या गलती थी सर? ये वाली वर्किंग बैटरी मानते हैं आंसर अलग आता है, वो वाली वर्किंग बैटरी मानते हैं आंसर अलग आता है सर। आप कह रहे हो ऐसे घूमो चाहे ऐसे घूमो, ऐसे घूमता हूँ तो अलग आता है, वैसे घूमता हूँ तो अलग आता है सर। ये क्या मतलब है? कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है सर, गड़बड़ घोटाला है। एक काम करो आप, मैं कहता हूँ आंसर यही आएगा, आंसर यही वाला आएगा। आप जो है ना जैसा मर्जी लूप ले लेना। आप कहते हो सर कोई भी 2 लूप ले लो, 3 बन रहे हैं, कोई 2 ले लो। हाँ बिल्कुल मैं ही कह रहा हूँ, कोई भी 2 लूप ले लो, कोई भी वर्किंग बैटरी मान लो, चाहे क्लॉकवाइज घूम लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूम लो, मैं यही कह रहा हूँ, आंसर वही आएगा 100%। दिक्कत आपकी कैलकुलेशन में होती है हमेशा ही। अब इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा कर रहा हूँ फिर से, यही आंसर आएंगे, देख लेना आप। देखो 6 ऊपर है, 2 नीचे है, 4 नीचे है, ये याद कर लो इस बात को, या लिख लो कहीं पे। अभी मैं दोबारा सोल्व कर रहा हूँ, और सोल्व करके आप जो कहोगे ना वैसा ही करूंगा मैं भी, वही वर्किंग बैटरी मानूंगा और फिर से यही आंसर निकाल के दिखा रहा हूँ। करें इसको सोल्व? हाँ जी, फोटो ले लो, जल्दी करो, फास्ट। लिख लिया ना? करें जब लो जी, दोबारा से क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। अब सुनो, शुरू करते कहानी को। पहला स्टेप क्या था बताओ? गिव साइन टू द बैटरी। तो सबका सेम ही होगा ये स्टेप, तो ये स्टेप तो सबका अलग अलग हो ही नहीं सकता, ये तो नहीं अपनी मर्जी साइन दोगे आप। इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस दे दिया जी आपने, यही करना था पहला स्टेप। तो दूसरा स्टेप क्या था बताइए आप? ठीक है, आप मुझे इतना टफ से टफ बता दो, कौन सी बैटरी मान लूं? हाँ भाई दिव्य तुम बता दो। 10 वोल्ट। हाँ संदीप तुम बता दो, 10 वोल्ट को 10 वोल्ट करेंगे, इसको मानूं मैं? क्या कह रहे हो? अरे तुमसे पूछ लेंगे यार, ठीक है 10 वर्किंग बैटरी मान लिया। इसमें ना, इसमें जाएगा करंट गया आई, तो एक तरफ I1 जाएगा, एक तरफ I माइनस I1, किसी तरफ कोई मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं का सर मैं तो I1 मान रहा था तो आंसर लगाया, उधर I1 माना तो लगा आंसर आया, ये मत बोल देना। हाँ भाई I1 किधर मानो, तुम ही बोल दो। I1 ये कह रहा है इधर मान लो, और I माइनस I1 इधर मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने ये कहा। इधर से आ गया I1, मिलन यहाँ पे हुआ, ये मिलन स्थान है। अब जो मीटिंग पॉइंट, इधर क्या हो जाएगा I, यहाँ पे मिले और यहाँ पे I का, यहाँ से कितना निकला था I, एंट्री कितना गया I, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा स्टेप हो गया कंप्लीट। पहला स्टेप क्या था? गिव साइन टू द बैटरी। दूसरा स्टेप क्या था? कंसीडर वर्किंग बैटरी। तीसरा बताइए। अब तो रेजिस्टेंस तो इसके हिसाब से ही दोगे, ये साइन सबके अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि करंट यार सबने अलग अलग मान, सबने अलग अलग वर्किंग बैटरी मान रखी होगी, तो अलग अलग वर्किंग बैटरी, तो अलग अलग तरीके से साइन जाएंगे सबके। कहीं साइन किसी की चिटिंग देख के करना शुरू कर दो आप, ठीक है ना? हाँ जी सर इसमें आपने पॉजिटिव से करंट फ्लो करवाया, पॉजिटिव से ही निकलेगा करंट, तो हाँ बताओ आगे। आपने पहले बोला था कि पॉजिटिव से निकलेगा, ये जरूरी नहीं है। नेगेटिव सुनो आप देखो, पॉजिटिव से अब वर्किंग बैटरी मानोगे तो उस वर्किंग बैटरी की तो पॉजिटिव में से ही निकालना है, लेकिन मैंने ये कहा था कि किसी भी लूप में ऐसा हो सकता है कि बैटरी में करंट एंट्री कर रहा हो, जैसे कि मैं दिखाऊं यहाँ पे कहीं ना कहीं एंट्री जरूर कर रहा हूँ। ये रहा, ये बैटरी ले लो, अब इसकी पॉजिटिव वाली प्लेट में करंट देखो एंट्री कर रहा है, समझ आ रही बात? मैं ये कह रहा था कि कहीं ना कहीं किसी न किसी लूप में कोई ना कोई ऐसी बैटरी जरूर हो रही होती है जिसमें से कहीं ना कहीं करंट एंट्री कर रहा होता है पॉजिटिव वाली प्लेट में। ऐसी सिचुएशन आपको नजर आ जाएगी,
और उस वाली बैटरी को हम ये कहेंगे कि वो चार्जिंग मोड में है। तो ये बैटरी बाय द वे अभी इस सिचुएशन के हिसाब से चार्जिंग मोड में है। ये आ रही है बात समझ में आपको? मैंने ये नहीं कहा था कि हमेशा भी मतलब एंट्री मतलब वर्किंग बैटरी में से तो निकाल लोगे पॉजिटिव प्लेट में से, ठीक है। अब तीसरा स्टेप था गिव साइन टू द रेजिस्टेंसेस, वो कर दो भाई, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अगला स्टेप कहता है अप्लाई केवीएल। केवीएल के लिए को 2 अननोन है तो 2 बार लगाना पड़ेगा केवीएल, तो मानते हो ना? 2 बार लगाना पड़ेगा। तो 2 बार, क्योंकि एक तो अननोन है आई और एक क्या है I1, 2 अननोन है, फिर I माइनस I1 तो निकल ही आएगा बाद में। चलो ये बताओ 2 केवीएल में कौन कौन से लूप पे लगाऊं? हाँ भाई दिव्य तुम बता दो। एक तो बड़े वाले लूप पे लगा दिया, ये वाला क्या राइट वाला लूप है। ये कह रहा है कि एक तो राइट वाला लूप ले लो और एक पूरा बड़े वाला लूप ले लो, ठीक है। पहले ये वाला लूप ले लेते हैं, पहले कौन सी भी ले लो, पहले कौन सा करूं? पहले बड़े वाला। यहाँ से कहाँ से शुरू हो बताओ? ये आपको क्या मैं वहीं से शुरू हो जाऊंगा? आर से शुरू होना है। ये रहा, ये कह रहा आर से शुरू हो जाओ सर, ठीक है जी। आर से शुरू हुए। अब ये बताओ क्लॉकवाइज घूमो कि एंटी क्लॉकवाइज घूमो? क्लॉकवाइज घूमते, आर से शुरू होकर क्लॉकवाइज घूमेंगे। चलो बताइए आप यहाँ से स्टार्ट करो, कितना लिखोगे आप यहाँ पे? क्या माइनस का? तुम गलत मत करवा देना, एक आधे बच्चे जानबूझ के ना गलती निकालने के चक्कर में। प्लस का 30, माइनस का 3, आई थोड़ा आएगा, I1 आएगा यार, I1 आएगा, ये I1, ये I1। सर वो 2 के साथ भी आएगा, 2 के साथ I1 आएगा, माइनस का 2 I1 आएगा ये भी, ठीक है ना। इस टाइप की गलती हो जाती है आपसे। फिर और आप कहते ही हो कि मतलब जो ना सर ने तरीके गलत बताए हैं, ठीक है। जो गलती मैंने भी यहाँ की थी, अब सुन लो और बताइए आगे। माइनस का 20, आगे बोलो। क्लोज लूप लेना है, यहीं थोड़ा रुक जाओगे। अब यहाँ से चालू करके यहीं रुक गई, ये बड़े वाला लूप ले रहे हैं। अब बताओ प्लस का 5, I माइनस I1, फिर बताओ माइनस 30, फिर बोलो प्लस 15 इंटू में I माइनस इक्वल टू, ठीक है। आर तक पहुंच गए, आर से चले आर तक पहुंच गए। ये पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन बनाओ जी। छोटे वाला लूप लोगे ना, बताओ कहाँ से शुरू करूं भाई? आर से ही करना है। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमना है? क्यू से शुरू करें। यहाँ से क्या है, यहाँ से शुरू कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अब बताओ क्लॉकवाइज घूमो कि एंटी क्लॉकवाइज घूमो? एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूमना है, ठीक है। यहाँ से शुरू किया मैंने, घूमते हैं इसमें। क्या लिखोगे? माइनस का 30, यहाँ बताइए आप। प्लस 2 I1, फिर बताओ माइनस 10, फिर बोलो प्लस 20। क्या आई? 10 इंटू आई थोड़ा ना करोगे, बैटरी है, बैटरी की तो वोल्टेज सीधी लिखनी होती है। इस टाइप की गलती करते हैं और फिर आगे बोलते हैं सर आपके तरीके गलत थे। इसके अंदर जो है ना, नहीं यार ये मैं दुखी हो चुका हूँ ये चीज सुन सुन के। अब सुनो, अब बताओ यहाँ पे क्या लिखूं मैं? प्लस 20, फिर बताओ प्लस आएगा। ये देखो माइनस बोल रही है, फिर आगे कहते हैं कि मेथड गलत थे आपके। प्लस का 3 I1, अब आगे क्या लिखोगे बताइए? माइनस 30। अब घूमते ही थोड़ी ना रहोगे, चक्री मारते रहोगे यहाँ पे, जहां से चले वही पहुंचोगे। सुनो ठीक है, इक्वल टू 0 सोल्व करो। पहले इसको सोल्व करो, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देना। देखो -30 और -10 -40 और ये प्लस का 20 है, तो कितना आएगा यहाँ पे? -20। अच्छा I1 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 I1, ठीक है। कितना बन जाएगा ये? I1 की वैल्यू 4 आ जाएगी। सर I1 की वैल्यू -45। I1 की वैल्यू कितनी आ रही है? I1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 4 आएगी, प्लस का 4 आएगी। अब मैंने बोला साइन पे मत जाओ, फाइनल जो डायग्राम बना रखा था उस पे जाना आपको बस। वो तो सबके अलग लगा सकते हैं प्लस माइनस। तो अब इसमें पुट करो, I1 की वैल्यू पुट करो। कितना आएगा यहाँ पे? -8 प्लस का 30 12
-20 प्लस का 5y -20 -20 -30 plus 15i minus 15 60 इक्वल टू, अब एक काम करो, आई वालों को जोड़ दो, 5 और 15 20 आई आ गया एक, तो इनको जोड़ दो प्लस वालों को 30, अरे 30 और 30 तो खत्म ही हो गया यार। अच्छा ये 8 और 12 20 20 20 40 हो गया, -40 और -8 और एक 20 ये भी तो है, -120 बन गया ये, क्या हो गया यार, -120 बनेगा ये, करके देख लो चाहे दोबारा, देखो -8 -20 -40 -60 और 60 60 120, माने कि नहीं माने, यस इक्वल टू 0 तो आई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 6 एम्पियर आ गई। अच्छा आई माइनस आई वन कितना आएगा, विद साइन पुट करो आप, विद साइन आई की वैल्यू क्या है, विद साइन 6 और यहाँ बताइए 4 कितना आएगा यहाँ पर, ये सारे पॉजिटिव आ गए तो डायरेक्शन अब सुन लो, चुपचाप सुनो, सुनाओ सर। इधर से आई माइनस आई वन जा रहा था ना यस सर। 2, इधर कितना जा रहा था आई 6 6, इधर था 4 श्योर 4 आ जाएगा, ठीक है गो यार। मानते हो कि नहीं मानते, नो सर।